तो हम कुछ दिनों से एंडोमेट्रियोसिस पे एक सीरीज़ कर रहे हैं, मेनली उसके क्या क्या सिम्टम्स होती है, उसकी क्या क्या मैनेजमेंट होती है उसके बारे में। तो उस पर हमें कुछ पेशेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक एक करके हम वो क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर सोनाली विल आस्क दैट क्वेश्चंस and I will that explain that questions. हेलो सर, नॉर्मल पीरियड्स पेन वर्सेस एंडोमेट्रियोसिस पेन का डिफरेंस क्या है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल पेन जो मेंसेस में होते हैं और एंडोमेट्रियोसिस के पेन में क्या डिफरेंस है। तो उसका एकदम सिंपल आंसर है कि जो पेन टैबलेट को रिस्पॉन्ड करता है मेनली, दैट इज़ द नॉर्मल स्पास्मोडिक मेंस्ट्रुअल पेन, और जो टैबलेट लेके भी आपका पेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और विथ टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी आपको फिर एडेनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस के लिए रूल आउट करना चाहिए। सेक्स के टाइम पेन होता है, क्या ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? तो सेक्सुअल पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि लुब्रिकेशन कम होना, वजानिज्म होना, लेकिन जो डीप थ्रस्ट पे जो पेन होता है और जो एकदम सीवियर पेन होता है, तो वो मेनली पीयूडी में जब एंडोमेट्रियोसिस होता है उसका ये एक बिग साइन है, दैट इज डिस्पेरिनिया। तो आपको डीप थ्रस्ट पे अगर पेन हो रहा है, सीवियर पेन, तो आपको फिर पीयूडी में कुछ डिसीज है कि एंडोमेट्रियोसिस का, वो रूल आउट करना चाहिए। ओके, पीरियड्स के अलावा भी पेल्विक पेन रहता है, रीजन क्या? तो एंडोमेट्रियोसिस में मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेन वेरी होता है। जैसे यूट्रस में एडेनोमाइसिस रहेगा तो डिसमेन्योरिया रहेगा, ब्लैडर में ब्लैडर यूरिन पास करते टाइम पेन रहेगा, जब रेक्टम इन्वॉल्व होगा तो डिस्चेसिया रहेगा, जब पीयूडी में डिसीज रहेगा तो डिस्पेरिनिया रहेगा, और अगर बावल इन्वॉल्व है तो पेशेंट को ब्लोटिंग होता है, उसके कारण भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ओके, एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या? तो एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन अगर चॉकलेट सिस्ट है और उसमें अगर साइज 4 सेंटीमीटर के ऊपर है तो हमें पहले सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और फिर उसके बाद पिकअप के लिए जाना चाहिए, यानी आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। अगर साइज 4 सेंटीमीटर के नीचे है तो पहले पिकअप करके फिर सर्जरी करके फिर ट्रांसफ़र कर ले जाना चाहिए। ओके, मेडिसिन से ठीक होता है ये या सर्जरी लगती है? तो एंडोमेट्रियोसिस का क्लियर कट जो ये है, इट इज़ अ फाइब्रोसिस। तो जो पैथोलॉजी देखेंगे तो फाइब्रोसिस है इसका पैथोलॉजी, तो उसको सर्जिकल मैनेजमेंट ही उसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए होता है। ओके, एंडोमेट्रियोसिस कैंसर बन सकता है क्या? तो अगर एंडोमेट्रियोसिस रहेगा पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग, तो थोड़े ओवरियन कैंसर के रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, मेनली क्लियर सेल और एंडोमेट्रियोइड टाइप के सी ओवरी का, लेकिन वो रिस्क बहुत कम है, तो हम उसको इतना एसोसिएट नहीं करते हैं। ओके, डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्या? यस, तो डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि जो डिसीज हम शेविंग करके या शेविंग करके निकाल सकते हैं, तो जब वो डिसीज डीप जाएगा तो हमें वो पार्ट का रिसेक्शन करना पड़ता है, लाइक यूरेटर इम्प्लांट करना पड़ता है, बाउल रिसेक्शन करना पड़ सकता है, कभी कभी किडनी फेलियर भी हो सकता है, ब्लैडर का भी रिसेक्शन लग सकता है। तो जितना आप अर्ली करोगे और मेडिकल मैनेजमेंट पे जाओगे उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।